देखिए मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक का सीरीज चल रहा है और यह लेक्चर नंबर कितना है तो 10 है। आप लोग कंटिन्यूटी बना के रखिएगा। ऐसे ही मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक का हम सीरीज जारी रखेंगे, बस आप लोग अच्छे से रिस्पॉन्स देते रहिएगा। ओके, अगर आप लोग 1 से लेकर 9 तक लेक्चर नहीं देखे हैं तो जाके जरूर देखिएगा, या होगा तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम डाल देंगे सारा लेक्चर, आप जाके देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए आज हम पढ़ने वाले हैं भौतिक मात्रक। भौतिक मात्रक के बारे में जानेंगे, समझिएगा ध्यान से। पहला क्वेश्चन है पदार्थ का परिमाण। पदार्थ का परिमाण का ऐसे मात्रक क्या होता है तो वो होते हैं मोल। क्या होते हैं? मोल होता है। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखते हैं ज्योति तीव्रता का। ज्योति तीव्रता का ऐसा मात्रक क्या होता है तो वो होता है केंडला। क्या होता है? केंडला होता है। ओके, आगे देखते हैं ताप का ऐसा ही मात्रक पूछेगा आपसे तो ताप का ऐसा ही मात्रक होता है केल्विन। ताप का ऐसे मात्रक क्या होता है? केल्विन होता है। ओके, विद्युत धारा। विद्युत धारा कैसे मात्रक पूछेगा आपसे तो क्या बोलेंगे? विद्युत धारा कैसे मात्रक? एम्पियर। विद्युत धारा कैसे मात्रक? एम्पियर। ओके, द्रव्यमान। द्रव्यमान कैसे मात्रक क्या होता है तो किलोग्राम। क्या होता है? किलोग्राम। द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है? किलोग्राम। ओके, आगे देखते हैं घन कोण। घन कोण का ऐसे मात्रक क्या होता है तो वो होते हैं स्टेरेडियन। क्या होते हैं? स्टेरेडियन होते हैं। घन कोण का मात्रक स्टेरेडियन। घन कोण का मात्रक स्टेरेडियन। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखते हैं एक प्रकाश वर्ष। एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना होता है तो आप क्या बोलेंगे? 9.46 गुना 10⁻12 किलोमीटर। ठीक है, 9.46 गुना 10⁻12 किलोमीटर। ओके, किलोमीटर बोलेगा तब क्या बोलेंगे आप? 10⁻12 किलोमीटर। ओके, और मीटर में पूछ लिया तो सब कुछ सेम रहेगा, बस 12 के जगह 15 हो जाएगा। ओके, मीटर में पूछेगा तब, और किलोमीटर में पूछ रहा है तो क्या बोलेंगे? 9.46 इंटू 10⁻12 किलोमीटर। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखते हैं एक प्रकाश वर्ष। एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना होता है तो एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है 3.26 प्रकाश वर्ष, मतलब कि 3.26 प्रकाश वर्ष। ठीक है, 3.26 प्रकाश वर्ष जो होता है एक पारसिक बराबर होता है। क्या होता है? एक पारसिक। एक पारसिक बराबर क्या होता है? 3.26 प्रकाश वर्ष होता है। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखते हैं एक न्यूटन बराबर क्या होता है? एक न्यूटन बराबर कितना डाइन होता है? डाइन। ओके, तो क्या बोलेंगे? एक न्यूटन बराबर होता है 10 पे पावर, मतलब कि 10 पे घात 5 डाइन। 10 पे घात 5 डाइन, 10 पे पावर बोल सकते हैं आप, 10 पावर 5 डाइन होता है एक न्यूटन बराबर। कार्य का सीजीएस मात्रक। कार्य का सीजीएस मात्रक क्या होता है तो कार्य का जो सीजीएस मात्रक होते हैं वो होते हैं डाइन। कार्य का सीजीएस मात्रक क्या होता है? डाइन होता है। ओके, आगे देखते हैं एक डाइन बराबर कितना होता है? एक डाइन बराबर कितना न्यूटन होता है तो क्या बोलेंगे? 10 पे पावर -5 न्यूटन। 10 पे पावर -5 न्यूटन। ठीक है, घात बोलते हैं पावर को। ठीक है, 10 पे पावर -5 न्यूटन होता है एक डाइन बराबर। ओके, कोई दिक्कत नहीं। एक अग्र बराबर कितना होता है? 10 पे पावर -7 अग्र। 10 पे पावर -7 अग्र होता है। ओके, कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ गया होगा। आगे देखते हैं, अब देखते हैं हम लोग बीमा। क्या देखेंगे? बीमा। शक्ति का बीमा क्या होता है? शक्ति का तो क्या बोलेंगे? ml² T−3। ml² T−3। ml² T−3 जो है किसका बीमा है तो शक्ति का बीमा है। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। संवेग और आवेग। संवेग और आवेग का बीमा क्या होता है? mlt−1। 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 ओके, कोई दिक्कत नहीं है। जड़त्व का बीमा पूछ लिया आपसे। जड़त्व का बीमा क्या होता है तो क्या बोलेंगे? MLT। जड़त्व का बीमा क्या होता है? MLT होता है। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखते हैं कार्य और ऊर्जा। कार्य और ऊर्जा का बीमा क्या होता है तो ml² T−2। ml² T−2 जो होता है यह कार्य और ऊर्जा का बीमा होता है, दोनों का सेम होता है। ओके, आगे देखते हैं बल का बीमा पूछ लिया आपसे तो क्या बोलेंगे? mlt−2। बल का बीमा पूछ लिया आपसे तो mlt−2। बल का बीमा mlt−2। ओके, त्वरण का बीमा पूछ लिया आपसे तो क्या बोलेंगे? त्वरण का बीमा होता है mlt−2। mlt−2 त्वरण का बीमा mlt−2। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए नोट में यहाँ क्या लिखा है समझिएगा। वैसी राशि जिसमें परिमाण और दिशा दोनों हो, जिस राशि में परिमाण और दिशा दोनों होते हैं
वह कौन सी राशि कहलाते हैं? तो वह सदिश राशि कहलाते हैं, वेक्टर क्वांटिटी। ओके, कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ गया होगा आप लोग को। ओके, जो भी टॉपिक कराते हैं काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है, जिसका भी एग्जाम होने वाला है बिहार पुलिस का, आप ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक देख के जाइएगा और उसके बाद आप बताइएगा कि यहाँ से क्वेश्चन कितना आया है। ओके, क्योंकि हम सेलेक्टेड टॉपिक करा रहे हैं, ठीक है। अब देखिएगा, अब हम देखेंगे मात्रक पद्धति, मात्रक पद्धति देखेंगे। ओके, आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहेंगे तो ले सकते हैं, ठीक है, ले लिए होंगे। आगे देखते हैं, मात्रक पद्धति में देखेंगे एक नॉटिकल मील बराबर कितना होता है? तो एक नॉटिकल मील बराबर होता है 1.852 किलोमीटर, मतलब कि 1.852 किलोमीटर होता है एक नॉटिकल मील बराबर। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। एक माइक्रोन बराबर कितना होता है? तो 0.001 मिलीमीटर। 0.001 मिलीमीटर जो होता है क्या होता है? एक माइक्रोन बराबर होता है। ओके, एक नैनो सेकेंड बराबर कितना होता है? एक नैनो सेकेंड बराबर होता है 10⁻⁻9 सेकेंड। 10⁻⁻9 सेकेंड जो है एक नैनो सेकेंड बराबर होता है। ओके, कोई दिक्कत नहीं। एक अश्वशक्ति बराबर कितना होता है? एक अश्वशक्ति बराबर कितना होता है? 746 वाट। एक अश्वशक्ति बराबर कितना होता है? 746 वाट एक अश्वशक्ति बराबर होता है। ओके, एक फैदम बराबर कितना होता है? एक फैदम बराबर आपसे पूछ लिया कितना फीट होता है, तो क्या बोलेंगे? एक फैदम में जो है कितना फीट होता है? 6 फीट होता है। एक फैदम में 6 फीट होता है। और मीटर पूछ लिया तो 1.8 मीटर होता है। 1.8 मीटर होता है। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखते हैं, 0 डिग्री सेंटीग्रेड। 0 डिग्री सेंटीग्रेड बराबर कितना डिग्री फ़ारेनहाइट होता है? तो 32 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। 0 डिग्री सेंटीग्रेड बराबर 32 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। ओके, -40 डिग्री फ़ारेनहाइट, -40 डिग्री फ़ारेनहाइट बराबर कितना डिग्री सेंटीग्रेड होगा? तो -40 डिग्री सेंटीग्रेड होगा। -40 डिग्री फ़ारेनहाइट बराबर -40 डिग्री सेंटीग्रेड होगा। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। अब समझिएगा ध्यान से। अब हम देखने वाले हैं प्रमुख समाधि स्थल, प्रमुख व्यक्तियों के प्रमुख समाधि स्थल। ओके, जैसे कि राजघाट किस व्यक्ति का समाधि स्थल है? तो महात्मा गांधी का समाधि स्थल। राजघाट महात्मा गांधी का समाधि स्थल है, आपको याद रखना है। शांतिवन, शांतिवन किसका समाधि स्थल है? तो जवाहरलाल नेहरू का समाधि स्थल। शांतिवन जवाहरलाल नेहरू का समाधि स्थल है। लेकिन शांति निकेतन स्थल बोलेगा तब मरिएगा रविन्द्रनाथ टैगोर। वहाँ अगले पिछले वाले वीडियो में आप देख लीजिएगा, वैसे हम कमेंट कर दिए थे, वहाँ गलती से शांति लिखा गया था जो कि जवाहरलाल नेहरू होगा, लेकिन वहाँ जो करा रहे थे वह शांति स्थल था। तो शांति निकेतन वहाँ स्थल करिएगा, जो RNT होगा उसका आंसर। ओके, पिछले वीडियो में हम कराए थे। यहाँ पे क्या है? शांति वन, तो जवाहरलाल नेहरू हो जाएगा। विजय घाट किस व्यक्ति से जुड़ा हुआ है? तो लाल बहादुर शास्त्री का समाधि स्थल है। लाल बहादुर शास्त्री का समाधि स्थल विजय घाट। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। शक्ति स्थल किसका समाधि स्थल है? इंदिरा गांधी। शक्ति स्थल किसका समाधि स्थल है? इंदिरा गांधी, इंदिरा गांधी का है। ओके, वीर भूमि किसका समाधि स्थल है? राजीव गांधी। वीर भूमि किसका समाधि स्थल है? राजीव गांधी। राजीव गांधी के जन्म दिवस के अवसर पे हम लोग क्या मनाते हैं? 20 अगस्त को तो सद्भावना दिवस मनाते हैं। ओके, ये चीज भी आपको याद रखना है। ओके, आगे देखते हैं, किसान घाट। किसान घाट किसका समाधि स्थल है? चौधरी चरण सिंह का। किसान घाट किसका समाधि स्थल है? तो चौधरी चरण सिंह का समाधि स्थल है। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखते हैं, महाप्रयाण घाट। महाप्रयाण घाट जो है ये किसका समाधि स्थल है? महाप्रयाण घाट। तो याद रखिएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का समाधि स्थल का नाम क्या है? तो महाप्रयाण घाट। ओके, अभय घाट किसका समाधि स्थल है? मोरारजी देसाई। अभय घाट किसका समाधि स्थल है? मोरारजी देसाई। ओके, नारायण घाट किसका समाधि स्थल है? नारायण घाट जो है यह गुलजारी लाल नंदा का समाधि स्थल है। नारायण घाट गुलजारी लाल नंदा का समाधि स्थल है। ओके, एकता स्थल। एकता स्थल जो है किसका समाधि स्थल है? तो ज्ञानी जेलसी का समाधि स्थल है। एकता स्थल ज्ञानी जेलसी का समाधि स्थल है। ओके, कर्म भूमि किसका समाधि स्थल है? शंकर दयाल शर्मा का स्थल है। कर्म भूमि किसका समाधि स्थल है? तो शंकर दयाल शर्मा का समाधि स्थल है
कर्म भूमि। उदय भूमि पूछ लिया आपसे तो किसका समाधि स्थल है, तो KR नारायण। उदय भूमि किसका समाधि स्थल है, KR नारायण का समाधि स्थल है। ओके, कोई दिक्कत नहीं। मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक का जो भी टॉपिक बन सकता है हम सारा करा दिए। ओके, मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक में जो है आज हम बायोलॉजी में कुछ जानेंगे। ओके, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक में ही आता है। तो चुन चुन के आप लोग के लिए टॉपिक ला रहे हैं, ठीक है। चुन चुन के आप लोग के लिए क्या ला रहे हैं, टॉपिक लेके आ रहे हैं, ताकि एग्जाम में आप ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर कर सकें। ओके, ठीक है, स्टार्ट करते हैं। समझिएगा, टॉपिक है कोशिका, ध्यान समझिएगा। इसका खोज पूछेगा आपसे, इसका खोज कौन किए थे, तो रॉबर्ट हुक किए थे। इसका खोज कौन किए थे कोशिका का, रॉबर्ट हुक किए थे। ओके, लेकिन रॉबर्ट हुक जो है ना, ये मृत कोशिका का खोज किए थे, मृत कोशिका का। ओके, सबसे पहले कोशिका का खोज पूछेगा, कौन किए थे, तो रॉबर्ट हुक किए थे। भले ही मारा हुआ कोशिका का खोज किया, लेकिन कोशिका का खोज तो किया ना, ठीक है। तो मृत कोशिका का खोज कौन किए थे, रॉबर्ट हुक किए थे। ओके, उसके बाद जो है बाद में आए लूवेनहोक। बाद में कौन आए, लूवेनहोक आए। और लूवेनहोक जो है ये क्या किए, जीवित कोशिका खोज कर दिए, जीवित कोशिका खोज कर दिए। ओके, लेकिन पहला नाम किसका होगा, रॉबर्ट हुक का नाम होगा। लेकिन पर्सनली अगर नाम पूछ लेगा कि लूवेनहोक किसके खोज किए थे, तो जीवित कोशिका खोज किए थे और क्या किए थे, जीवाणु के खोज किए थे। ओके, छोटे छोटे को क्या बोलेंगे, जीवाणु ही बोलेंगे। और जीवाणु का भी खोज पूछ लिया तो क्या बोलेंगे, लूवेनहोक ही किए थे। ओके, रॉबर्ट ब्राउन क्या किए थे, तो रॉबर्ट ब्राउन जो है कोशिका में केंद्रक का खोज किए थे। ओके, कोशिका में मतलब सेल में केंद्रक का खोज कौन किए थे, रॉबर्ट ब्राउन किए थे। ओके, कभी अगर फंसते होंगे कि रॉबर्ट ब्राउन किसका खोज किए थे, तो कोशिका के केंद्रक का खोज किए थे। क्यों, केंद्रक मतलब बीच वाला। जैसे कि आम का गुट्ठी खाते होंगे आप लोग, तो गुट्ठी को जब फाड़ते होंगे तो फाड़ने के बाद जो है ब्राउन कलर का थोड़ा सा निकलता होगा, ब्राउन। तो ऐसे भी याद रख सकते हैं आप कि कोशिका में केंद्रक की खोज कौन किए थे, रॉबर्ट ब्राउन किए थे। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखते हैं, सबसे छोटी कोशिका कौन है, तो माइकोप्लाज्मा। ओके, ओवरऑल पूछ रहे हैं, ओवरऑल मतलब पूरा वर्ल्ड में, मतलब कहने का अर्थ ये हो गया पृथ्वी पर सबसे छोटी कोशिका, पृथ्वी पर सबसे छोटी कोशिका पूछेगा आपसे तो क्या बोलेंगे, माइकोप्लाज्मा। ओके, कोई दिक्कत नहीं। और पृथ्वी पर सबसे बड़ी कोशिका पूछेगा आपसे तो शुतुरमुर्ग का अंडा, एकदम बिल्कुल तारबूज जैसा बहुत बड़का होगा, एकदम शुतुरमुर्ग का अंडा होता है। ओके, कोई दिक्कत नहीं, शुतुरमुर्ग का अंडा। अब देखते हैं ध्यान से, मानव शरीर में देखते हैं। मानव शरीर में पूछेगा आपसे कि मानव शरीर में सबसे छोटी कोशिका कौन सी है, तो वो होती है सबसे छोटी कोशिका शुक्राणु। कौन होती है, शुक्राणु। ओके, शुक्राणु को इंग्लिश में बोलते हैं स्पर्म। मानव शरीर में सबसे छोटी कोशिका शुक्राणु, स्पर्म को बोलते हैं। ओके, सबसे बड़ी कोशिका मानव शरीर में पूछ लिया तो अंडाणु। सबसे बड़ी कोशिका मानव शरीर में पूछ लिया तो अंडाणु, जो कि फीमेल में होता है। ठीक है, याद रखिएगा क्या होता है, फीमेल में होता है। ओके, सबसे लंबी कोशिका, मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती है, तंत्रिका तंत्र की तो कोशिका। मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका तंत्र की कोशिका। ओके, कोई दिक्कत नहीं। सबसे बड़ी ग्रंथि पूछ लिया आपसे, सबसे बड़ी ग्रंथि पूछ लिया, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, तो वो है लीवर। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि लीवर होती है। ओके, कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ गया होगा आप लोग को। अब समझिएगा, ये हो गया सेल, ये पूरा क्या हो गया, सेल हो गया। ओके, मान लीजिए पूरा जो है ढक्कन क्या है, सेल है। ओके, अब समझिएगा, सबका एक परिवार होता है, ठीक है, मेरा भी परिवार है, मेरा भी फैमिली है। ओके, तो कोशिका के अंदर भी उसका एक परिवार होता है, फैमिली होता है, ठीक है, सदस्य होते हैं। तो वही सदस्य के बारे में जानना है कि वो सदस्य कौन कौन होते हैं। तो सदस्य का आपको नाम याद रखना है। पहला सदस्य का नाम है वेहिकल, सेंट्रोसोम। ER मतलब क्या हो गया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। G का मतलब क्या हो गया, गोल्जी बॉडी। ओके, L का मतलब क्या हो गया, लाइसोसोम। ठीक है, R का मतलब क्या हो गया, राइबोसोम। M का मतलब क्या हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया। और N का मतलब क्या हो गया, न्यूक्लियस। N का मतलब क्या हो गया, न्यूक्लियस। ओके, कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ गया होगा आप लोग को। N का मतलब क्या हो गया, न्यूक्लियस। ओके, और इसका खोज तो आपको बताइए दे, रॉबर्ट ब्राउन किए थे। न्यूक्लियस को ना कोशिका का दिमाग कहा जाता है। क्या कहता है, कोशिका का दिमाग पूछेगा आपसे, किसे कहेंगे, तो न्यूक्लियस को। ठीक है, मतलब केंद्रक को बोलते हैं। कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ गया होगा आप लोग को। अब समझिएगा ध्यान से,
ये पूरा क्या है, कोशिका है। कोशिका के अंदर पार्ट होते हैं, पार्ट में क्या क्या हो गया, सदस्य में क्या क्या हो गया, वेहिकल, लाइसोसोम, एंडोप्लाज्म रेटिकुलम, गोल्गी बॉडी, न्यूक्लियस, ये सब होते हैं। तो इसके बारे में हम लोग जानेंगे कि इसका क्या क्या काम होता है। ओके, समझिएगा। अब ये जो बूंदा बूंदा दिख रहा होगा आप लोग को, ये बूंदा बूंदा जो दिख रहा है, ये क्या है, ये क्या है, ये जो है ये लिक्विड है। क्या है, लिक्विड है। ओके, जिसे बोलते हैं हम लोग कोशिका द्रव। क्या बोलते हैं, कोशिका द्रव। ओके, अब समझिएगा ये लिक्विड का काम क्या है। लिक्विड का काम क्या है, लिक्विड का काम है सभी कोशिका को पकड़ के रखना, जमा के रखना, रोक के रखना। अगर ये लिक्विड नहीं होगा, अगर ये लिक्विड नहीं होगा तो एक दूसरे में क्या होगा, एक टकरा जाएगा। और टकरा जाने से क्या होगा पता है, इसमें एक खतरनाक होता है ये लाइसोसोम। इसमें ना जल अपघटक एंजाइम होता है। अगर कोई कोशिका अगर इससे टकरा गया ना तो ब्लास्ट हो जाएगा। ब्लास्ट मतलब कि हाइड्रोलाइटिक एंजाइम होता है। कोई भी अगर इसमें सटने की कोशिश करेगा लाइसोसोम में तो उसको भस्म कर देगा, तेजाब की तरह एकदम जला देगा। ओके, तो इस सभी को मतलब एक दूसरे को टकराना नहीं चाहिए, क्योंकि सबका अलग अलग काम होता है। ओके, तो ये सब टकराए नहीं, इसके लिए क्या होता है, इसके लिए इसमें क्या भरा रहता है, लिक्विड भरा होता है, जिसे बोलते हैं कोशिका द्रव। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। एक वैज्ञानिक थे जिसका नाम क्या था, हक्सले। हक्सले बोले थे कोशिका जो है, कोशिका जीव द्रव का भौतिक आधार है। मतलब कि कोशिका का जीवन कौन है, जीव द्रव कोशिका क्या है, भौतिक आधार है। ये कौन बोले थे, हक्सले बोले थे। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। भौतिक आधार मतलब सबको रोक के रखता है, सबको बचा के रखता है। ओके, हक्सले बोले थे कि जीव द्रव जो है जीवन का भौतिक मतलब कोशिका का भौतिक आधार है। ये कौन बोले थे, हक्सले बोले थे। अब समझिएगा, ये जीव द्रव जो होते हैं इसमें कितना परसेंट मतलब पानी होते हैं, तो क्या बोलेंगे, जल कितना परसेंट होते हैं, 95% जल होते हैं। कितना परसेंट होते हैं, 95% जल होता है। ओके, कोई दिक्कत नहीं। तो जीव द्रव का खोज पूछेगा तो हक्सले, लेकिन जीव द्रव का नामांकन अगर पूछ लिया आपसे तो क्या बोलेंगे, पुरकुंजे। जीव द्रव का नामांकन कौन किए थे, पुरकुंजे नाम का वैज्ञानिक किए थे। कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ गया होगा। अब ध्यान समझिएगा, अब देखेंगे हम लोग माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में ध्यान समझिएगा। माइटोकॉन्ड्रिया जो है इसका काम क्या है, तो ऑक्सीशोषण करना। माइटोकॉन्ड्रिया का काम क्या है, ऑक्सीशोषण करना। ऑक्सीशोषण कैसे करता है तो ध्यान समझिएगा। सांस जब आप लेते हैं तो वायुमंडल में बहुत सारा गैस है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड है ना। तो जब सांस के द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, नाइट्रोजन लेते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं, तो ऐसे सांस लिए तो सारा सांस के द्वारा हम कहाँ रखते हैं, सारा गैस को हार्ट के पास रखते हैं, मतलब कि फेफड़ा में रखते हैं। क्या रखते हैं, फेफड़ा में रखते हैं। और फेफड़ा से उठा के लेके कौन जाता है, फेफड़ा से हार्ट से उठा के लेके कौन जाता है, ब्लड लेके जाता है। और वही ब्लड जो है सारा गैस को, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड को उठा के किसके पास लेके जाता है, तो लेके जाता है माइटोकॉन्ड्रिया के पास। किसके पास लेके जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया के पास लेके जाता है। और माइटोकॉन्ड्रिया का काम क्या है, ऑक्सीशोषण करना, मतलब ट्रांसफर करना, बदलना, इस सब का काम है। ओके, कोई दिक्कत नहीं है, ध्यान समझिएगा। तो ऑक्सीशोषण के दौरान जो है जो वायुमंडल से हम 78% नाइट्रोजन लिए थे और ऑक्सीजन कितना परसेंट लिए थे, 21% लिए थे, और कार्बन डाइऑक्साइड कितना लिए थे, 0.03% जो लिए थे। तो ऑक्सीशोषण के दौरान ना ये ट्रांसफर करके, ये चेंज करके जो है नाइट्रोजन जो है 78% छोड़ देता है, और ऑक्सीजन जो है 17% छोड़ देता है, और कार्बन डाइऑक्साइड जो है 4% छोड़ देता है। ठीक है, याद रखिएगा, ऑक्सीशोषण करके ये छोड़ देता है। उसके बाद हम जब बाहर छोड़ते हैं, क्योंकि लेके कौन गया था माइटोकॉन्ड्रिया के पास, लेके कौन गया था, ब्लड लेके गया होगा। ओके, उसके बाद फिर से वो हार्ट के पास, मतलब कि हार्ट के पास लेके कौन आएगा, ब्लड ही लेके आएगा। ओके, तो ऑक्सीशोषण करके शुद्ध करके सब चीज़ करके ट्रांसफर कौन किया, मतलब बनाया कौन, ऑक्सीशोषण का काम कौन किया, तो वह किया माइटोकॉन्ड्रिया। ओके, माइटोकॉन्ड्रिया ऑक्सीशोषण काम इसलिए करता है क्योंकि इसमें ना क्रेब्स चक्र पाया जाता है। क्या पाया जाता है, क्रेब्स चक्र पाया जाता है। जैसे कि आप लोग गेहूं जाते होंगे पिसाने के लिए, तो गेहूं देते हैं तो क्या निकलता है, आटा निकलता है। तो वही होता है, माइटोकॉन्ड्रिया को हम 78% नाइट्रोजन दिए तो नाइट्रोजन ज़्यादा ग्रहण नहीं किया, नाइट्रोजन 78 का 78 ही छोड़ दिया। ऑक्सीजन 21% लेके गए तो ऑक्सीजन को
4% कम करके 17% ऑक्सीजन दे दिया। ओके, और वो कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% जब दिए थे उसको, तो 4% उसको दे दिया। ठीक है, यही जो है ऑक्सीजन करने का काम होता है। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए इसमें क्रेब्स चक्र होता है, यही क्रेब्स चक्र चलने के दौरान जो है 38 ATP का निर्माण होता है। 38 ATP का निर्माण होता है, और 38 ATP बराबर कितना ग्लूकोज बनता है, तो एक ग्लूकोज बनता है, और ये ग्लूकोज मुझे क्या देता है, तो ऊर्जा देता है। यही ग्लूकोज मुझे क्या देता है, ऊर्जा देता है। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। आप समझिएगा, माइटोकॉन्ड्रिया के आंतरिक दीवार को पूछेगा कि क्या बोलते हैं, तो क्रिस्टी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्रिस्टी बोलते हैं। कोई दिक्कत नहीं है, आप समझिएगा। दूसरा देखते हैं, राइबोसोम। राइबोसोम जो है, राइबोसोम क्या काम है, तो प्रोटीन का फैक्ट्री। राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री बोलते हैं। अब प्रोटीन भी दो प्रकार के होते हैं, एक 70S, एक 80S, दो तरह के प्रोटीन बनाते हैं। एक होते हैं प्रोकैरियोटिक, एक होते हैं यूकैरियोटिक। ओके, प्रोकैरियोटिक किसमें होता है, जीवाणु में, जो नहीं दिखते हैं, जो नहीं दिखते हैं, जिसे देखने के लिए माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ती है, वो किसके अंतर्गत आएंगे, तो वो प्रोकैरियोटिक के अंतर्गत आएंगे। ओके, और जो दिखते हैं, जो दिखते हैं, जैसे हम लोग क्या होते हैं, हम लोग दिखते हैं, हम लोग दूर से देख सकते हैं। ओके, तो वो सब आते हैं यूकैरियोटिक के अंतर्गत। तो यूकैरियोटिक को बोलते हैं हम लोग 80S, और प्रोकैरियोटिक को बोलते हैं हम लोग 70S। ओके, कोई दिक्कत नहीं है, अच्छे समझ में आ गया होगा। उसके बाद देखते हैं हम लोग तीसरा, व्हीकल। व्हीकल का काम क्या है, रसधानी। व्हीकल को क्या बोलते हैं, रसधानी। इसका काम है जल का अवशोषण करना, जल का अवशोषण करना। जब आप पानी उनी या कुछ भी पीते हैं, तो सब चीज़ को स्टोर करने का काम कौन करता है, जल को स्टोर करने का काम कौन करता है, ये करता है रसधानी। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। अगर ये डिस्टर्ब हो गया तो आपको डायरिया, पेरिया, लूज मोशन, ये सब आपको होने की ज़्यादा संभावना हो जाएगी। ओके, कोई दिक्कत नहीं है अगर व्हीकल डिस्टर्ब हो गया तो। ओके, अब देखते हैं आगे, गोल्जी बॉडी। गोल्जी बॉडी का काम क्या है, गोल्जी बॉडी का काम है ऊर्जा का परिवहन करना। गोल्जी बॉडी का काम क्या है, ऊर्जा का परिवहन करना। जैसे कि हम किसी को एक फेंट मारेंगे तो मुझे हाथों में ऊर्जा ला के कौन दिया, गोल्जी बॉडी दिया। हम बोल रहे हैं मुंह से, तो मुझे मुंह में ऊर्जा ला के कौन दिया, गोल्जी बॉडी दिया। ओके, ये ट्रांसफर करने का काम करता है गोल्जी बॉडी। ओके, इसलिए ऊर्जा का परिवहन कौन करता है, गोल्जी बॉडी करता है। ओके, ये देखते हैं ईआर। ईआर का काम क्या है, ईआर को पूरा, ईआर का पूरा नाम होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसे बोलते हैं कोशिका का कंकाल। क्या बोलते हैं, कोशिका कंकाल बोलते हैं। जैसे ये पूरा कोशिका हो गया, क्या हो गया, ये पूरा कोशिका हो गया। और ईआर मतलब क्या हो गया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अगर ये नहीं रहेगा ना, तो कोशिका जो है ढचक पचक जाएगा, पूरा एकदम ऐसे ढचक पचक जाएगा। ओके, ऐसे ढचक पचक जाएगा। तो ढचक पचक से रोकने के लिए जो है कौन काम करते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम काम करते हैं। ठीक है, और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को बोलते हैं कोशिका कंकाल। अगर हम खड़ा हैं, किसके ऊपर खड़ा है, हड्डी है तभी तो खड़ा है। ओके, हड्डी के ऊपर खड़ा है, हड्डी नहीं रहेगा तो क्या हम खड़ा रह पाएंगे, नहीं रह पाएंगे। तो वही बात है, खड़ा रखने का काम कौन करता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम करता है। इसीलिए एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को बोलते हैं कोशिका का कंकाल। क्या बोलते हैं, कोशिका कंकाल। अब देखते हैं सेंट्रोसोम। क्या बोलते हैं, सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम देखते हैं, सेंट्रोसोम का काम क्या है, तो सेंट्रोसोम का काम है कोशिका का विभाजन करना। क्या है, कोशिका का विभाजन करना है। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे मेरा उंगली कट गया, तो उंगली कट गया तो उंगली फिर से रिकवर होगा ना, उंगली फिर से रिकवर होगा। ओके, तो रिकवर करने का काम क्या कौन करेगा, सेंट्रोसोम करेगा। कोशिका विभाजन करने का काम कौन करता है, सेंट्रोसोम करता है। ओके, कोई दिक्कत नहीं। सबसे ज़्यादा सेल डिवीजन पूछेगा आपसे किस में होता है, तो लीवर में होता है। सबसे ज़्यादा सेल डिवीजन किस में होता है, लीवर में होता है। सबसे कम पूछेगा तो तंत्रिका तंत्र में होता है सबसे कम सेल डिवीजन, मतलब कि कोशिका विभाजन। सबसे कम कोशिका विभाजन तंत्रिका तंत्र में, सबसे ज़्यादा कोशिका विभाजन लीवर में। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। लाइसोसोम देखते हैं। लाइसोसोम में जो है क्या होता है, तो इसका काम है पाचन का। इसका काम क्या है, लाइसोसोम का काम क्या है, पाचन करने का काम है। इसका खोज पूछेगा तो डी डुबे किया था। कौन किए थे, डी डुबे किए थे। ओके, लाइसोसोम की खोज डी डुबे किए थे। कोई दिक्कत नहीं है। तो लाइसोसोम का काम क्या है, इसका काम है पाचन करना। इसमें ना जल अपघटक एंजाइम होता है। क्या होता है, जल अपघटक एंजाइम होता है, जिसे बोलते हैं हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। जिसे क्या बोलते हैं, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम बोलते हैं। कोई दिक्कत नहीं है। और इसे जो है लाइसोसोम को कोशिका का क्या बोलते हैं, एटम बम। कोशिका का क्या बोलते हैं, एटम बम। क्यों, अगर ये अपना छाती फाड़ लिया तो ये पूरा कोशिका को मार सकता है। कौन, लाइसोसोम। कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। आपको समझ में आ गया होगा। आप लोग को क्लास कैसी लगी आप लोग को जरूर बताना है। और जितने भी लोग नए हैं, ये वेलोसिटी क्लासेस को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आने वाला कंटेंट जो है अब तक पहुंच सके। स्पीड में खींचने का प्रयास करेंगे। ओके, और जल्द से जल्द जो है मोस्ट टॉपिक को ख़त्म करेंगे। बिहार पुलिस जब तक एग्ज़ाम चलता रहेगा, तब तक जो है हम आप लोग के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट सब टॉपिक चुन चुन के लाते रहेंगे। ओके, आप घबराइएगा नहीं, आप लोग का रिजल्ट होगा। ओके, जितने भी लोग मेरा वीडियो देख रहे हैं, बिल्कुल ही रिजल्ट होगा। ओके, चलिए इस वीडियो में इतना रखते हैं। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।